हेलो बच्चों, कृषि रसायन के अध्याय नंबर 2 के लेक्चर नंबर 2 में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, हमने क्या कर दिया था, चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था। जीवांश पदार्थों के जो संगठन थे उसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया था। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीवांश पदार्थों का विच्छेदन। तो जीवांश पदार्थों का विच्छेदन कैसा होता है, कितना समय लगता है, कौन से ऐसे घटक हैं जिनका विच्छेदन सरलतापूर्वक हो जाता है, कौन से ऐसे घटक हैं जिनका विच्छेदन होने में हमको टाइम लगता है। ठीक है ना, तो इन सब बातों के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, लाइन टू लाइन चीजों को पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ते हुए चलेंगे। और मेन जो आपके टॉपिक्स आएंगे या मेन जो कहीं पर लाइन मिलेगी जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो उसको हम अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। ठीक है, देखो भाई स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोला है कि जीवांश पदार्थ विच्छेदन की वह प्रक्रिया है जिसमें मृदा में पाए जाने वाले विभिन्न सूक्ष्मजीव जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसीटीज इत्यादि द्वारा जीवांश पदार्थों का विच्छेदन कर सरल यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे क्या कहा जाता है भाई, विच्छेदन कहा जाता है। तो विच्छेदन वह प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं कि मृदा में जो भी जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए, आपके फंजाई हो गए, एक्टिनोमाइसीटीज हो गया, ये क्या करते हैं, जीवांश पदार्थों का विच्छेदन करते हैं। विच्छेदन का मतलब उसको मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करेंगे और विभक्त करके उसमें किसका निर्माण करते हैं, सरल यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, फिर मृदा में नमी, वायु एवं अनुकूल परिस्थितियों में जीवांश पदार्थों का विघटन अच्छा होता है। क्योंकि भाई देखो, जो सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता है वो कहां पर अच्छी होती है, जहां पर नमी की मात्रा ज्यादा हो। जहां पर नमी की मात्रा ज्यादा होगी, पानी की मात्रा अच्छी होगी, तो वहां पर क्या होगा, विघटन भी अच्छा होगा। क्योंकि सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता भी वहां कैसी होगी, अच्छी होगी। क्योंकि आपको पता है, जहां बढ़िया से धूप पड़ रही हो वहां चीजें सड़ती हैं क्या, नहीं सड़ती। चीजें कहां सड़ती हैं, जहां नमी की मात्रा हो। तो कहने का मतलब सूक्ष्म जीव जो अपघटनकारी जो जीव हैं, वो जो अपघटन की क्रिया करेंगे, जो विच्छेदन की क्रिया करेंगे, वो वहां पर करेंगे जहां पर पानी की अच्छी मात्रा है, यानी पानी की उपयुक्त मात्रा है। बहुत ज्यादा पानी भी होगा तो भी विच्छेदन नहीं होगा, बहुत कम पानी होगा या सूखा पड़ रहा होगा तो भी विच्छेदन की प्रक्रिया नहीं होगी। विच्छेदन की प्रक्रिया के लिए उपयुक्त नमी का होना आवश्यक है। तो ये क्या करते हैं, जितने भी बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव हैं, ये क्या करते हैं, जीवांश पदार्थों का किसमें विघटन कर देते हैं, सरल यौगिकों में विघटन कर देते हैं। ठीक है, आगे पढ़ो, आगे देखो। जो जीवांश पदार्थ का ऑक्सीकरण है, ये जो वायुजीवी बैक्टीरिया है उनके द्वारा ज्यादा होता है। क्योंकि वायुजीवी बैक्टीरिया किसको बोलते हैं, जो वायु की उपस्थिति में अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो अपनी क्रिया करें उनको हम क्या बोलते हैं, वायुजीवी बैक्टीरिया बोलते हैं। और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपनी क्रियाशीलता दर्शाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अवायुजीवी बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, तो देखो विच्छेदन की प्रक्रिया क्या होती है, स्टार्टिंग में तो बहुत जल्दी जल्दी होती है, ये लाइन को याद रखना। स्टार्टिंग में विच्छेदन की प्रक्रिया कैसी होती है, जल्दी जल्दी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है विच्छेदन की प्रक्रिया कैसी होने लगती है, धीमी होने लगती है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो विच्छेदन की प्रक्रिया है वो प्रारंभ में तो कैसी होती है भाई, प्रारंभ में जल्दी जल्दी शीघ्रता से संपन्न होती है, और कुछ समय बाद उसकी विच्छेदन की प्रक्रिया कैसी हो जाती है, धीमी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बाद में क्या है, आपके जटिल पदार्थ आने लगते हैं और उन जटिल पदार्थों का विघटन करने में क्या लगता है, बहुत ज्यादा समय लगता है। इस वजह से स्टार्टिंग में तो कैसी हो जाती है, विच्छेदन की प्रक्रिया तीव्र, लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम बीतता जाता है विच्छेदन की प्रक्रिया स्लो होती जाती है। आगे पढ़ो। मृदा जीवांश में कई पदार्थों का समावेश होता है, जिनमें से कुछ मृदा में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा विच्छेदित हो जाते हैं, परंतु कुछ पदार्थों का विघटन धीरे धीरे होता है। वही बात आ गई, मैंने क्या बोला कि कुछ ऐसे पदार्थ आते हैं एंड में जिनका विघटन होने में टाइम लगता है। क्यों, क्योंकि वो पदार्थ कैसे हैं, बहुत जटिल संरचना वाले हैं, तो उनका विघटन आसानी से नहीं होता, विघटन करने में क्या लगता है, समय लगता है। तो ऐसे कौन कौन से पदार्थ हैं जिनका विघटन धीरे धीरे होता है, उनको एक एक करके पढ़ते हैं। देखो नीचे चार्ट में, देखो नीचे चार्ट में आपको साफ साफ दे रखा है कि शीघ्रता से, सरलता से विच्छेदित होने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं और बहुत धीरे धीरे पदार्थ कौन से विच्छेदित होते हैं। तो जैसे देखो शर्करा हो गया, स्टार्च हो गया, ये तो कैसे विच्छेदित होते हैं भाई, सरलता से। एक सेकंड, इसको दोबारा से लिखते हैं। ये कैसे होते हैं, शीघ्र विच्छेदित होते हैं। शीघ्र का मतलब फटाफट। इसके बाद क्रूड प्रोटीन आ गया, ये थोड़ा सा ज्यादा समय लेगा। हेमीसेलुलोज आ गया, ये विघटन होने में और ज्यादा समय लेगा। इसके बाद सेलुलोज और लिग्निन, ये तो बहुत धीरे धीरे क्या होते हैं भाई, विच्छेदित होते हैं। समझ गए आपको, कहने का मतलब जैसे ऊपर से नीचे आते जाओगे तो विच्छेदन की प्रक्रिया कैसी होती जाएगी, समय लेगी, मतलब बहुत धीरे धीरे विच्छेदन इनका होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से विच्छेदन की प्रक्रिया का कौन सा सही क्रम है, तो ये क्रम आपको याद रखना है। पहले तो आएगा आपका स्टार्च और आपकी शर्करा और सरल प्रोटीन। दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पर आएगा आपका क्रोड प्रोटीन। ठीक है, तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा, हेमीसेलुलोज। चौथे नंबर पर सेलुलोज और पांचवें नंबर पर कौन सा आएगा, लिग्निन आएगा। तो ये क्रम आपको याद रखना है कि पहले सरल शर्करा, स्टार्च, सरल प्रोटीन हो गए,
फिर क्रूड प्रोटीन हो गया, फिर हेमीसेल्यूलोज, और इसके बाद सेल्यूलोज, उसके बाद कौन आएगा, लिग्निन। अब आपसे क्वेश्चन बन जाए कि सबसे धीरे, सबसे अधिक समय में अपक्षयित होने वाला या विच्छेदित होने वाला जीवांश पदार्थ का कौन सा घटक है, तो आपका आंसर क्या होगा, लिग्निन। और अगर आपसे पूछ ले कि सबसे सरलता से कौन सा जीवांश पदार्थ का घटक विच्छेदित होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, शर्करा, स्टार्च तथा सरल प्रोटीन। ठीक है, आगे बात समझ में। चलें आगे की हेडिंग की तरफ। देखो भाई, अगली हेडिंग है हमारी कार्बोहाइड्रेट विच्छेदन। ठीक है, समझना भाई कार्बोहाइड्रेट्स का विच्छेदन कैसे करेंगे, वही जो अभी हमने क्रम पढ़ा है, एक एक करके उनको उठाएंगे और समझेंगे कि किस तरीके से सूक्ष्म जीवाणु, बैक्टीरिया वगैरह इनका क्या करते हैं, विच्छेदन करते हैं। एक बात आप मेरी याद रखना, कोई भी आपका जीवांश पदार्थ है वो अपघटित होकर, विच्छेदित होकर एंड में क्या बनाएगा, अंत में वो बनाएगा CO2 गैस और पानी का अणु। क्या बनाएगा भाई, मैंने आपको क्या बताया, अंत में वो क्या बनाएगा, CO2 गैस और पानी का अणु। तो ये बात आपको याद रखना है कि जीवांश पदार्थ विच्छेदित होंगे, विच्छेदित होकर अंत में वो क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का अणु बनाएंगे। तो एक एक करके टॉपिक्स को पढ़ेंगे। पहला है सरल शर्करा। अब सरल शर्करा में देखो क्या है, सरल शर्कराएं सबसे शीघ्र विच्छेदित हो जाती हैं। अभी अभी हमने चार्ट में पढ़ा था, इनका कुछ भाग पूर्ण रूप से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में ऑक्सीकृत हो जाता है। वही बात आ गई कि मैंने अंतिम पद में क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनाएंगे। देखो ये साफ साफ लाइन में लिख रहा है। ठीक है, आगे देखो, कुछ भाग अपूर्ण रूप से विघटित होकर विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्ल व अल्कोहल बनाता है। तो यहां से दो चीज आपने समझी कि अगर सरल शर्करा का पूर्ण अपघटन होगा तो पूर्ण अपघटन होके तो वो CO2 और क्या बनाएंगी, जल बनाएंगे। लेकिन अगर इनका आंशिक या मैं बोलूं अपूर्ण अपघटन होगा तो अपूर्ण अपघटन में कई प्रकार के कार्बनिक अम्ल बनाएंगी और कुछ अल्कोहल का भी निर्माण ये साथ साथ में करेंगी। ठीक है, जैसे कुछ फंजाई शर्कराओं के विच्छेदित करने से ग्लूकोनिक, साइट्रिक, ऑक्सैलिक, फ्यूमेरिक इत्यादि अम्ल बनाते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे होते हैं भाई कि जिनके अपघटन से क्या बनते हैं, आपके ग्लूकोनिक एसिड बन जाते हैं, ऑक्सैलिक बन जाते हैं, फ्यूमेरिक बन जाते हैं, इतने सारे आपके अम्ल बन जाते हैं। तो ये किस प्रकार से बनते हैं, इनकी केमिकल रिएक्शन क्या है, उस चीज को अपन समझते हैं। ठीक है, देखो भाई रिएक्शन देखना। ठीक है, रिएक्शन से घबराना मत, बहुत सरल रिएक्शन है, C6H12O6। इसको आप शर्करा बोलते हो, शर्करा बोल सकते हो। शर्करा के साथ में अगर आप ग्लूकोज भी बोल दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज भी क्या है, एक शर्करा ही है। ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, और आपकी क्या हो गई, माल्टोज हो गया। ये सारी क्या है भाई, आपकी शर्कराएं हैं। ठीक है ना, जैसे हम सुक्रोज को अपघटित करें, जल अपघटित करें तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, फ्रक्टोज बनेगा। माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ये सब क्या है भाई, शर्कराएं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने शर्करा ले ली और उसका क्या करवा दिया, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा दी। ऑक्सीजन क्या करेगा, जुड़ेगा, और ऑक्सीजन जुड़ के क्या बनाएगा, देखो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, साइट्रिक अम्ल। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जब हम ग्लूकोज की अभिक्रिया 1.5 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से करवाते हैं, यानी 1.5 मॉलिक्यूल क्या है, किसका अणु है, ऑक्सीजन का अणु से करवाते हैं, तो क्या बनता है, साइट्रिक अम्ल बनता है। साथ में 2 अणु किसके निकलते हैं, जल के निकलते हैं। अब आपसे क्वेश्चन 1 नंबर का ये पूछ सकता है कि साइट्रिक अम्ल का अणुसूत्र दीजिए। तो साइट्रिक अम्ल का आपको अणुसूत्र पता होना चाहिए। क्या दे रखा है, C6H8O7। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, एक शब्द आपने सुना है 786, सुना है बहुत, 786। तो 786 में उल्टा कर देना, कार्बन, हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। यानी कार्बन कितने हैं, 6, हाइड्रोजन कितने हैं, 8 और ऑक्सीजन कितने हैं, 7। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो, या आप 687 भी याद रख सकते हो। तो 687 से आपको याद हो जाएगा कि जो कार्बन है उसके 6 हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं भाई, 8 हैं परमाणु, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 7 है। तो इससे आप याद रखोगे किसका सूत्र, साइट्रिक अम्ल का सूत्र। अब अगर हमने 1.5 अणु ऑक्सीजन का ना लेकर अगर हमने 4.5 अणु ऑक्सीजन के लिए हैं, कितने अणु लिए हैं भाई, 4.5 अणु अगर हमने ऑक्सीजन के लिए हैं ग्लूकोज के साथ, तो हमारे क्या बनते हैं भाई, 3 अणु हमारे ऑक्सैलिक अम्ल के बनते हैं। 3 अणु किसके बनते हैं, हमारे ऑक्सैलिक अम्ल के बनते हैं। ठीक है, और ऑक्सैलिक अम्ल का मैं आपको सूत्र वैसे खोल के भी बता देता हूं, इसने डबल ट्वाइस होल्टवाइज लगा रखा है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये भी किसका सूत्र है भाई, ऑक्सैलिक अम्ल का। बात वही आ गई कि इसमें COOH कितनी बार दिख रहे हैं आपको, 2 बार दिख रहे हैं। इस वजह से इसने देखो ब्रैकेट के नीचे क्या लगा रखा है, 2 लगा रखा है, दिख रखा है ना आपको साफ साफ, ब्रैकेट के नीचे क्या लगा रखा है, 2। तो कहने का मतलब कि जब हम 1.5 अणु ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे तब तो हमारा क्या बनेगा, साइट्रिक अम्ल बनेगा, जिसको आप सिट्रिक एसिड भी बोल सकते हो, मतलब एक ही है। ठीक है, या अगर हम 4.5 अणु ऑक्सीजन से ग्लूकोज की अभिक्रिया करवाएंगे तो हमारा ऑक्सैलिक अम्ल बनेगा, जिसका सूत्र मैंने अभी अभी आपको बताया। और अगर पूर्ण ऑक्सीकरण करवाएं, तो पूर्ण ऑक्सीकरण का मतलब
जितने भी कार्बन के अणु हैं वो सारे किस में बदल जाएंगे, आपके CO2 में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पूर्ण ऑक्सीकरण। जितने भी आपके कार्बन के अणु हैं अगर वो CO2 में बदल जाएं तो इसको आप क्या बोलोगे, पूर्ण ऑक्सीकरण। और पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए आपको कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ऑक्सीजन के 6 अणुओं की आपको आवश्यकता है। तो जब ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन के 6 अणु अभिक्रिया करते हैं तो 6 अणु तो हमें किसके मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के, और 6 अणु के हमें किसके मिलते हैं, जल के। क्योंकि देखो यहां आपको परमाणु भी साफ साफ दिख रहे होंगे, कार्बन के कितने परमाणु हैं, 6। तो यहां पर CO2 भी कितने निकलेंगे, देख लो आगे लग रहा है ना 6, तो CO2 भी कितने निकलेंगे, 6। हाइड्रोजन देख लो आप कितने हैं, हाइड्रोजन कितने दे रखे हैं यहाँ, 12। देखो साफ साफ 12 दिख रहा है ना, हाइड्रोजन नीचे कितने दे रखे हैं, 12। तो यहां भी देख लो 6 × 2, 6 × 2 नीचे लग रहा है ना, हाइड्रोजन के नीचे 2 लग रहा है ना, तो 6 × 2 बराबर यहां भी कितने हाइड्रोजन हो गए, 12। इसी तरह ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर लोगे। ऑक्सीजन यहाँ कितने दे रखे हैं ग्लूकोज में, 6, और यहाँ पे देखो 6 अणु दे रखे हैं, नीचे 2 लग रहा है, तो 6 दूना 12, यहां भी कितने हुए, 12, और ये आगे वाले 6, तो 12 + 6 कितने हो गए, एक सेकंड में आपको दोबारा दिखाता हूं, देखो यहां देखो, तो ये 12 ऑक्सीजन इसके और 6 ऑक्सीजन इसके। तो रिएक्टेंट की साइड, अभिकारक की साइड ऑक्सीजन के अणु कितने हुए, 18। अब प्रोडक्ट की साइड देख लो, नीचे भी 2 लगाए यहाँ, तो 6 × 2 मतलब यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 12, और यहाँ पानी में भी कितने अणु हैं, आगे देखो 6 लग रहा है, तो पानी में भी कितने हैं, 6, तो यहाँ भी 12 और 6 कितने हो गए, 18। यानी जितने रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के परमाणु हैं उतने ही उत्पाद में भी ऑक्सीजन के परमाणु हैं। तो इस तरीके से हम अभिक्रिया को क्या कर लेंगे, बैलेंस करना सीख लेंगे, ठीक है। तो अब मोटी मोटी सी बात आप क्या याद रखोगे, देखो कि जब हमने 1.5 अणु ऑक्सीजन का लिया था ग्लूकोज के साथ, तब तो हमारा क्या बन रहा था, साइट्रिक अम्ल बन रहा था। जब हमने 4.5 अणु लिए ऑक्सीजन के साथ तो अब हमारा ऑक्जेलिक एसिड बन रहा था, और जब हमने 6 अणु ऑक्सीजन के लिए ग्लूकोज के साथ तो हमारे 6 अणु CO2 के बन रहे थे, साथ के साथ 6 अणु हमारे किसके बन रहे थे, जल के बन रहे थे। तो इस चीज को आप याद रखोगे। इसके बाद बात करते हैं, ये तो हमने वायजीवी बैक्टीरिया की बात कर ली, क्योंकि वायजीवी बैक्टीरिया में किसका सहयोग होता है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में काम करते हैं उसको वायजीवी बैक्टीरिया बोलते हैं। तो अभी तो हमने सारे देख लिए थे जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में काम कर रहे थे। अब कुछ सूक्ष्म जीवाणु ऐसे भी हैं जो वायु की अनुपस्थिति में काम करते हैं, तो उनके लिए देखते हैं। देखो लाइन को पढ़ो पहले, अवायजीवी बैक्टीरिया द्वारा यीस्ट द्वारा शर्करा के विच्छेदन पर लैक्टिक, ब्यूटेरिक, एसिटिक, प्रोपियोनिक, फॉर्मिक अम्ल व मीथेन और हाइड्रोजन गैस पैदा होती है। ठीक है, देखना भाई इसको एक बार देखो। देखो भाई क्या बताया मैंने आपको कि जब ऑक्सीकरण करवाते हो तो अंतिम उत्पाद के तौर पर क्या मिलते हैं, CO2 और जल। और बीच बीच में अगर आंशिक अपूर्ण अपघटन होता है, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, तो क्या मिला आपको, सिट्रिक अम्ल मिला, और क्या मिला आपको, ऑक्जेलिक अम्ल मिला। लेकिन यहाँ पर सिट्रिक और ऑक्जेलिक अम्ल ना मिलके, देखो ध्यान रखना है आपको कौन कौन से अम्ल मिलेंगे यहाँ पर लैक्टिक अम्ल मिल सकता है, ब्यूटेरिक अम्ल मिल सकता है, एसिटिक अम्ल मिल सकता है, प्रोपियोनिक मिल सकता है, फॉर्मिक अम्ल मिल सकता है, मेथेन मिल सकती है और हाइड्रोजन गैस मिल सकती है। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ ले आपको कि अगर हम शर्करा का अवायवीय बैक्टीरिया द्वारा ऑक्सीकरण क्या करवाएं, विच्छेदन करवाएं, तो किन किन अम्लों का निर्माण हो सकता है। तो आपका आंसर होगा लैक्टिक अम्ल बन सकता है, ब्यूटेरिक बन सकता है, एसिटिक बन सकता है, प्रोपियोनिक बन सकता है, फॉर्मिक एसिड बन सकता है, और साथ में मीथेन गैस और हाइड्रोजन गैस भी निष्कासित हो सकती है। अब कैसे होती है इसको रासायनिक अभिक्रिया में देखते हैं। देखो नीचे आओ, ये देखो ग्लूकोज दे रखा है आपको, ग्लूकोज देखो C6H12O6 ग्लूकोज दे रखा है, सूत्र याद रखना है इसका ग्लूकोज का। और फ्रक्टोज का भी यही सूत्र होता है, फ्रक्टोज का भी यही सूत्र होता है। और अगर आपसे सुक्रोज का सूत्र पूछ ले, किसका पूछ ले आपसे, सुक्रोज का, वैसे आगे पाठ में आएगा जब दुग्ध चैप्टर वाला हम पढ़ेंगे, तो सुक्रोज में क्या कर देना, इनके डबल कर देना, कार्बन 12 C12 H22 और O11, ये किसका सूत्र होता है, ये सुक्रोज का सूत्र होता है। ठीक है, देखो अब आगे देखो, अब हम बात करते हैं जब हमने ग्लूकोज का क्या करवाया, अवायवीय बैक्टीरिया द्वारा विच्छेदन करवाया, तो हमें क्या मिला, लैक्टिक अम्ल मिला। अब लैक्टिक अम्ल का सूत्र कैसे याद रखोगे कि ग्लूकोज का जो सूत्र है उसके आधे आधे कर दो। ग्लूकोज में तो देखो कार्बन कितने थे, 6 थे, लेकिन यहाँ लैक्टिक अम्ल में कार्बन कितने हैं, 3। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने थे, 12, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 6। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने थे, ऑक्सीजन कितने थे, यहाँ 6, और यहाँ देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 3। ठीक है, तो जो आपके ग्लूकोज का सूत्र है उसका आधा आधा कर देना, वो किसका बन जाएगा, आपका लैक्टिक अम्ल का सूत्र बन जाएगा। और इसके बाद अगर हम एक और तरीके का देखें, तो एक और तरीके की रिएक्शन में देखो आपने क्या करवा दिया, अवायवीय बैक्टीरियाओं द्वारा पूर्ण विच्छेदन करवा दिया। तो पूर्ण विच्छेदन में क्या मिल रहा है आपको, ब्यूटेरिक अम्ल मिला, CO2 गैस मिली,
साथ में क्या मिला आपको, हाइड्रोजन मिला। ठीक है, तो जब आप इसका C6H12O6 का पूर्ण अपघटन करवाते हो तो आपको ब्यूटेरिक अम्ल मिलता है, आपको CO2 गैस मिलती है, साथ में हाइड्रोजन गैस भी मिलती है। ठीक है, तो ये आप दोनों रिएक्शन याद रखोगे। तो क्या याद रखोगे कि जब ऑक्सीजन के साथ वायवीय बैक्टीरियाओं के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सिट्रिक अम्ल मिल सकता है, ऑक्जेलिक अम्ल मिल सकता है, साथ में क्या मिल सकता है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड के अणु और जल के अणु मिल सकते हैं। लेकिन अवायवीय बैक्टीरिया द्वारा जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमको लैक्टिक अम्ल मिल सकता है, ब्यूटेरिक अम्ल मिल सकता है, प्रोपियोनिक एसिड मिल सकता है, फॉर्मिक एसिड मिल सकता है, मीथेन गैस, और साथ में हमको क्या मिल सकती है, CO2 मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि आपने देखो लास्ट में CO2 देखा है। अब एक सेकंड, ये CO2 ही है, हाँ देखो CO2 है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं, आगे अगली हमारी रिएक्शन है वो है हमारी सेकंड जो पॉइंट आता है वो है स्टार्च। पहला तो हमने पढ़ लिया भाई कौन सा, शर्करा वाला, अब सेकंड है स्टार्च। ठीक है, तो कुछ सूक्ष्मजीव विशेषतः अवायवीय बैक्टीरिया, कौन से वाले बैक्टीरिया, अवायवीय बैक्टीरिया क्या करते हैं, स्टार्च को विभिन्न कार्बनिक अम्ल, एल्कोहल, एसीटोन, हाइड्रोजन और CO2 में बदल देते हैं। अब ये क्या करते हैं कि स्टार्च को कार्बनिक अम्ल में, एल्कोहल में, एसीटोन में, हाइड्रोजन और CO2 गैस में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। अधिकतर जीवाणु डाइस्टेज एंजाइम पैदा करते हैं। इनमें से भी जो अधिकांश जीवाणु हैं वो कौन सा एंजाइम पैदा करते हैं भाई, डाइस्टेज एंजाइम पैदा करते हैं। ठीक है, देखो एंजाइम की मैं आपको पहचान बता दूं, अधिकांश जो एंजाइम है उनके लास्ट में क्या आ रहा होगा, एज आ रहा होगा। ठीक है, जैसे डाइस्टेज हो गया, माल्टेज हो गया, सुक्रेज हो गया, इन्वर्टेज हो गया। ठीक है, तो ये सारे एंजाइमों के लास्ट में क्या आता है, एज आता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब देखो यहां से दो क्वेश्चन बढ़िया आपको मिल गए। देखो भाई कौन कौन से हैं, क्या बोला मैंने कि अधिकांश जीवाणु डाइस्टेज एंजाइम पैदा करते हैं। अब पढ़ना, जो कि स्टार्च को माल्टोज में जल विश्लेषित करते हैं। कहने का मतलब अगर हम स्टार्च का जल विश्लेषण करवाएं तो जल विश्लेषण करवाएं, या मैं बोलूं कि अगर हम स्टार्च पर डाइस्टेज एंजाइम की रिएक्शन करवाएं तो डाइस्टेज एंजाइम इसको किस में बदल देता है, माल्टोज एंजाइम में इसको, या माल्टोज शर्करा में इसको बदल देता है। ठीक है, और अगर हम माल्टोज की रिएक्शन माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, साफ साफ देखना अगली लाइन में, अगर हम माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में माल्टोज की अभिक्रिया करवाते हैं तो माल्टोज का अणु 2 ग्लूकोज के अणु देता है। तो देखो सीधी सीधी बात मैं आपको रिएक्शन लिख के बताता हूं कि अगर आपके पास क्या हो, स्टार्च, अगर क्या हो आपके पास स्टार्च, तो स्टार्च पर आप किसकी अभिक्रिया करवाओ, किसकी करवाओ भाई, डाइस्टेज की। किसकी करवाओ, डाइस्टेज की। तो डाइस्टेज की जैसे आप अभिक्रिया करवाते हो तो स्टार्च आपको क्या देता है, माल्टोज देता है। स्टार्च क्या देता है भाई, आपको माल्टोज देता है। अब आपको क्या करना है, अब आपने माल्टोज शर्करा ली और माल्टोज शर्करा पर आप किसकी अभिक्रिया करवा रहे हो, माल्टोज शर्करा पर आप अभिक्रिया करवा रहे हो माल्टेज एंजाइम की। किसकी, माल्टेज एंजाइम की। तो आपको क्या मिलेगा, आपको 2 अणु मिलेंगे, किसके, ग्लूकोज के 2 अणु आपको मिलेंगे। ठीक है, तो समझ गए इस बात को, दोनों रिएक्शंस को आप ध्यान में रखोगे। आपसे सीधा 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ ले कि माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करने हेतु कौन सा एंजाइम आवश्यक है, या आपसे पूछ ले स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने हेतु कौन सा एंजाइम आवश्यक है। तो स्टार्च को माल्टेज में बदलना है तो डाइस्टेज, और माल्टोज को ग्लूकोज में बदलना है तो माल्टेज एंजाइम की आपको आवश्यकता होगी। ठीक है, समझ में आ गया। अगला देखो हेमीसेलुलोज, तीसरा पॉइंट हेमीसेलुलोज। ध्यान देना भाई हेमीसेलुलोज क्या है। ठीक है, तो देखो हेमीसेलुलोज का अब जितने भी नीचे नीचे आते जाएंगे उनका विच्छेदन कैसा होगा, धीरे धीरे होगा, क्योंकि ये बात मैं आपको बता चुका हूं कि जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे तो जटिल पदार्थ आएंगे जिनके विच्छेदन होने में हमको समय लगेगा। ठीक है, देखो भाई इस चीज को, देखो भाई हेमीसेलुलोज को देखो, तो देखो पहली लाइन ही आ गई, प्रारंभ में कार्बनिक पदार्थ में उपस्थित हेमीसेलुलोज का अपघटन शीघ्रता से होता है, लेकिन धीरे धीरे अपघटन की प्रक्रिया कैसी होती जाती है, मंद होती जाती है। इस बारे में हम बात कर चुके हैं कि जैसे जैसे आप नीचे नीचे आते हो तो जटिल पदार्थों की प्रकृति की वजह से विच्छेदन की प्रक्रिया कैसी होती जाती है, धीरे धीरे होती जाती है। अब आगे पढ़ना, हेमीसेलुलोज, हेमीसेलुलेज, देखो वही बात आ गई, मैंने क्या बताया, एंजाइम के बाद में क्या लगेगा, एज लगेगा। ठीक है, तो देखो हेमीसेलुलोज, और इसका जो आप रिएक्शन करवा रहे हो कौन से एंजाइम से करवा रहे हो, हेमीसेलुलेज। ठीक है, तो हेमीसेलुलेज एंजाइम द्वारा विभिन्न सरल शर्कराओं में जल विश्लेषित हो जाता है। यानी हेमीसेलुलोज पर हम हेमीसेलुलेज की एंजाइम की अभिक्रिया करवाते हैं तो ये सरल शर्कराओं में जल विश्लेषित हो जाती हैं। ठीक है, आगे पढ़ो, जो पुनः जल और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाती हैं। बात वही आ गई भाई कि एंड के स्टेप में आपको क्या मिलेगा, जल मिलेगा और CO2 का अणु मिलेगा। ठीक है, तो आपने क्या बोला कि हेमीसेलुलोज पर हमने किसकी अभिक्रिया करवाई, हेमीसेलुलेज की करवाई, तो हमें क्या मिली, सरल शर्करा मिली। और अगर सरल शर्करा मिल जाएंगी तो देखो यही वाले स्टेप आ जाएंगे,
सरल शर्करा अगर आपको मिली तो यही सारे स्टेप आ जाएंगे। तो और यहाँ पे देख लो अंत में आपको क्या मिलेगा, CO2 और जल का अणु मिलेगा। ठीक है, तो वही बात इसने बोली कि हेमीसेलुलोज का हमने क्या करवाया, हेमीसेलुलोज एंजाइम की अभिक्रिया में हमने उसकी रिएक्शन करवाई तो हमें सरल शर्करा मिली और सरल शर्करा से अंतिम उत्पाद के तौर पर हमें जल और CO2 अणु मिले। ठीक है, ये रिएक्शन में नीचे की से भी आप समझ सकते हो कि हेमीसेलुलोज अपघटित हुई किसकी उपस्थिति में, हेमीसेलुलेज की उपस्थिति में, और क्या बनाया, सरल शर्करा। सरल शर्करा आगे जाके क्या बनाते हैं, पॉलीयूरोनाइड बनाते हैं। एक प्रकार का बहुलक होता है पॉलीयूरोनाइड। ठीक है, पॉलीयूरोनाइड बनाते हैं और पॉलीयूरोनाइड आगे जाके किसका निर्माण करता है, शर्करा और शर्करा अम्ल का। और अगर मैं इसमें एक लाइन आगे और जोड़ दूं तो यही आगे जाके क्या बनाएंगी, CO2 और जल का अणु। ठीक है, समझ गए आप बात को इसको। अब अगला जो टॉपिक है वो है हमारा सेलुलोज। हेमीसेलुलोज खत्म हो गया, इसके बाद जो आता है हमारा टॉपिक वो आता है सेलुलोज। तो सेलुलोज को देखो भाई, स्टार्च की तरह सेलुलोज भी ग्लूकोज का एक बहुलक है। तो जैसे स्टार्च ग्लूकोज का बहुलक है उसी तरीके से सेलुलोज भी ग्लूकोज का एक तरीके से बहुलक है। कुछ विशिष्ट बैक्टीरिया जैसे एक्टिनोमाइसिटीज, कवक इसका अपघटन करते हैं। तो आपसे आ जाए कि सेलुलोज का अपघटन कौन करते हैं, तो आप आंसर दोगे एक्टिनोमाइसिटीज, कुछ विशेष बैक्टीरिया, कवक इत्यादि इसका अपघटन करते हैं। सेलुलोज एंजाइम जल अपघटित होकर सेलोबायोस बनाता है। ठीक है, ये आपकी लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखोगे भाई। क्या याद रखोगे कि सेलुलोज एंजाइम जल अपघटित होकर क्या बनाता है, सेलोबायोस बनाता है। अब ये सेलोबायोस क्या करता है, जो पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, जो पुनः क्या करता है, ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। आगे देखो, दूसरे चरण में ग्लूकोज पानी एवं CO2 में परिवर्तित होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। वही बात आ गई भाई, मैंने आपको क्या बोला, अंत में तो आपको क्या मिलेगा, पानी मिलेगा और CO2 का अणु मिलेगा। तो पूरे लाइन को एक क्रम से समझो। पहले सेलुलोज था, देखो चलो मैं आपको डायग्राम से ही बनाता हूं। पहले क्या था, सेलुलोज, और इसने सेलुलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनाया, इसने बनाया सेलोबायोस। क्या बनाया इसने, सेलोबायोस। ठीक है, सेलोबायोस बन गया। और सेलोबायोस ने क्या किया, सेलोबायोस आगे जाके पुनः किस में परिवर्तित हुआ, ग्लूकोज में। किस में परिवर्तित हुआ भाई, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज आगे जाके क्या बनाया इसने, CO2 बनाया, साथ में क्या बनाया इसने, जल का अणु बनाया। ठीक है, तो ये जो पूरी कहानी है वो मैंने आपको रिएक्शन से समझा दी कि पहले सेलुलोज ने क्या बनाया, सेलोबायोस बनाया। सेलोबायोस किस में परिवर्तित हुआ, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज आगे जाके किस में परिवर्तित हुआ, CO2 और जल के अणु में। समझ गए आप इस पूरी पैराग्राफ को। तो कुल मिला के वही जो बात आ रही है कि मैंने क्या बताया आपको कि जो भी आप शर्करा, जो भी जीवांश पदार्थ का घटक ले रहे हो, अंत में जाके उसको कन्वर्ट किस में होना है, CO2 और जल में उसको कन्वर्ट होना है। तो अगला देखो, अगला क्या बचा हमारा, लिग्निन। तो लिग्निन को भी समझ लेते हैं भाई अच्छे से कि लिग्निन क्या काम करेगा। देखना भाई, लिग्निन को देखना। ठीक है, तो देखो जो ये लिग्निन है ना भाई, इसकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है, थोड़ी सी जटिल होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसमें बेंजोल चक्र पाया जाता है। बेंजीन जैसा चक्र होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोल चक्र पाया जाता है, कुछ इस तरीके का। ठीक है, ये आपने बेंजीन की संरचना देखी है तो इस तरीके का बेंजोल चक्र मिलता है। और ये बेंजोल चक्र आपस में क्या करते हैं, बहुत सारी श्रृंखलाएं बनाते हैं, बहुत सारे जोड़कर क्या बनाते हैं, जटिल श्रृंखला बनाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से इनका जो विच्छेदन है वो नॉर्मल बैक्टीरिया नहीं कर पाते। कुछ विशिष्ट बैक्टीरिया होते हैं वही इनका विच्छेदन करने में योग्य होते हैं, विच्छेदन करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, देखो पूरे पैराग्राफ को पढ़ते हैं। लिग्निन का विच्छेदन संकीर्ण पदार्थ होने के कारण कम होता है। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि भाई जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे विच्छेदन की प्रक्रिया घटेगी। इसकी संरचना में विशेषकर बेंजोल चक्र होता है, वही बात आगे, बेंजोल चक्र होता है जिसमें विशेष सह श्रृंखलाएं जुड़ी होती हैं। फंजाई बैक्टीरिया लिग्निन का विच्छेदन जल्दी से नहीं कर सकते। तो बेसिडियोमाइसिटीज के कुछ समूह तथा कुछ विशिष्ट एक्टिनोमाइसिटीज ही लिग्निन का विच्छेदन करती हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि लिग्निन का विच्छेदन कौन करता है, तो आप कहोगे कि कुछ विशिष्ट बेसिडियोमाइसिटीज तथा कुछ विशिष्ट एक्टिनोमाइसिटीज ही क्या करते हैं भाई, लिग्निन का विच्छेदन करते हैं। और सबसे लास्ट में कौन आ जाता है भाई, सबसे लास्ट में आ जाता है प्रोटीन। तो प्रोटीन को देखो, कुछ सूक्ष्म जीवों की क्रिया से प्रोटीन पहले पॉलीपेप्टाइड तथा अंत में क्या बनाता है, एमिनो अम्ल बनाता है। क्योंकि एमिनो अम्ल के जो आपके पॉली क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, जो बहुत आणविक वजन में कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा भारी होते हैं, उनको ही हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। आगे जैव अणु आएगा, जैव अणु नाम से आपका एक चैप्टर है, 10वां चैप्टर है आई थिंक, ठीक है ना, हम उसमें पूरा इनको पढ़ेंगे, प्रोटीन क्या है, ठीक है, ग्लूकोज, शर्करा, कार्बोहाइड्रेट, ये सब कुछ वहां पे आपको बहुत डिटेल से आने वाला है। ठीक है, तो अंत अभी तो आप सिर्फ इतना सा याद रखो, क्या रखोगे कि सूक्ष्म जीवों की क्रिया से पहले प्रोटीन बनते हैं और प्रोटीन से पॉलीपेप्टाइड और अंत में क्या बनते हैं, एमिनो अम्ल बनते हैं। एमिनो अम्ल बैक्टीरिया फंजाई की क्रिया के फलस्वरूप CO2
NH3 का मतलब क्या है? अमोनिया। NH3 का मतलब क्या है? अमोनिया। कार्बनिक अम्ल क्या होता है? H2CO3 कार्बनिक अम्ल बताया था मैंने आपको। अल्कोहल और अन्य यौगिक पैदा होते हैं। तो आप क्या कहोगे कि प्रोटीन पहले पॉलीपेप्टाइड तथा अंत में एमिनो अम्ल बनाते हैं, और इसके बाद ये क्या करेंगे? एमिनो अम्ल बैक्टीरिया फंजाई की क्रिया के फलस्वरूप CO2 बना सकता है, अमोनिया बना सकता है, कार्बनिक अम्ल बना सकता है, अल्कोहल और अन्य इत्यादि यौगिकों का निर्माण कर सकता है। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने क्या पढ़ा? आज की क्लास में हमने जीवांश पदार्थों का विच्छेदन पढ़ा, और विच्छेदन की हमने कुछ कुछ क्या पढ़ी? रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो कौन सा होगा कि विच्छेदन की क्रिया को प्रभावित करने वाले ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनसे विच्छेदन प्रभावित होगा, विच्छेदन की गति बढ़ेगी या विच्छेदन की गति घटेगी, इन सारी बातों की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में आई थिंक इतना काफी है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए और खुश रहिए। चलो भाई।